काम चल रहे थे। ओके, व्हाट अबाउट प्रिया रंजन? Sir, I have done my homework. भेजो बेटा, फटाफट ग्रुप पे भेजो, जरा देखें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ किए हैं। साक्षी, कर्ण, बबीता, संस्कृति, शिवांगी, होमवर्क किया? होमवर्क किया है बेटा? जल्दी भेजिए, क्लास में तभी स्टार्ट करूंगा आप लोगों की। साक्षी, बबीता, शिवांगी, संस्कृति, बताइए। अंजिमा का बेटा होमवर्क। एग्रीकल्चरल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। एचवी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। कहाँ है होमवर्क? ये बाकी सब कर आए हैं, बिना मतलब के कर आए हैं होमवर्क। सैटरडे क्लास थी, क्या किया पूरा दिन फिर? ये ग्रेजुएशन वालों ने ना बैंड बजा रखी है, सैटरडे जब पूछो पेपर है, बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। चलो कोई नहीं, बच्चा पढ़ रहा होगा। चलो रिवाइज तो किया था ना? क्या क्या रिवाइज करके आए हो? सारा के सारा रिवाइज करके आए हो? एक मिनट इधर आओ। एक बात बताइए, आप कह रहे हो सर मैं सारा रिवाइज करके आया हूँ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। हम लोग जब एग्रीकल्चरल इनकम करते हैं, ये सर हो, तो एग्रीकल्चरल इनकम में अगर कोई एसएससी बिजनेस इनकम भी अर्न कर रहा है प्लस एग्रीकल्चरल इनकम भी अर्न कर रहा है, मुझे यहाँ पे रूल नंबर 7 क्या बात आता है ये बता दो। अच्छा, कैसे करेंगे बताना एक बार फिर से। दोनों को क्या करेंगे? किसकी? अच्छा, मतलब अच्छा, बिजनेस इनकम प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, क्या करूं इसको मैं? अच्छा, टैक्स ऑन, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम माइनस करनी है। अच्छा, क्या माइनस करना है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? जल्दी बताओ। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जो एक एसएससी को पे करनी है। किसको पे करनी है? किसको पे करनी है? गवर्नमेंट को। ये आंसर करेक्ट है यहाँ पे? अच्छा, कहाँ पे देखेंगे बेल? यहाँ देखेंगे बेल। ओके, अच्छा, अगर आप सही निकले तो वेरी गुड, अगर गलत हुआ आंसर तो क्या करें? आप तो रिवीजन करके आए हो, क्या किया जाए फिर ये बता दो पहले। अगर सही, आगे पढ़ना, जो है लिखा ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? क्या चेंजेस हैं? तो यहाँ क्या गलती करवाई है मेघा ने? मेघा तो बेचारी रिवाइज करके आई थी, यहाँ क्या आएगा साथ में? तो बेटा किसको फोन मिलाया जाए घर में ये बता दो, शिकायत लगाने के लिए, क्योंकि आज मूड है सबकी डांट पड़वाने का। संयम को भी डांट पड़ी है। हाँ, क्या कह रहे थे बेटा तुम्हारे मम्मी जब होमवर्क नहीं लेकर आए? हाँ, सुनाई नहीं दिया? मतलब मजाक करने बैठे हुए ना हम लोग यहाँ पे, पता है पेपर इतना बड़ा है बट नहीं, सर कह रहे हैं, कहते रहेंगे सर, सर के कहने से क्या होता है? हम पेपर देंगे, पास करके दिखा देंगे। मजाक बना रखा है पेपर को। ऑनलाइन बताओ भाई, कौन कौन करके आया होमवर्क? यस सर, क्या है बताओ। प्रिया रंजन भेजे ग्रुप में क्वेश्चंस या नहीं भेजे बेटा? सर सेंड कर दिया। प्रिया रंजन के आए हैं, चाहे आंसर करेक्ट है उससे मतलब नहीं, इनकरेक्ट होगा तो हम करेंगे यहाँ करेक्ट उसे। बेटा अनसॉल्व्ड इलस्ट्रेशन कहाँ है प्रिया रंजन? सर अनसॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस कहाँ पर है?
चैप्टर के लास्ट में जो दे रखी है बाकियों का होमवर्क करनी थी आपने किया बेटा होमवर्क? मैंने आपको बताया। जा रहे हो आप सर, आपका एग्जाम था। अभी भी चल रहा है आज भी। चलो कोई नहीं, बढ़िया है। मेरे डांटने से फर्क तो पड़ता नहीं, आप लोग चाहे होमवर्क करो या ना करो, मेरा जो काम है आओ पढ़ाओ और जाओ। तो अब से फिर मैं भी होमवर्क पुट नहीं करूंगा, ना क्वेश्चंस पूछूंगा। आप लोगों ने होमवर्क करना है करिए, नहीं करना ना बनते हैं कि भाई साहब होमवर्क खाएं। सही बात है या नहीं? क्यों दित्य वर्मा जी, सही बात है या नहीं? चलो कोई नहीं बेटा, सॉरी मुझे मत बोलिए आप लोग। कॉर्ड बोला, इंग्लिश में बोला कॉर्ड, तरवा ना बोलिस जोड़ा वाला देखना सुन लेंगे। इस बिस्तर पे ना ऐसी चादर मत बिछाया करो, इस कपड़े के पूरे टाइम तो बिगड़ते ही रहना करेंगे और सैलरी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, सैलरी में हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक देखी है पहले तो ये बताइए। सर सेक्शन 15 हमने पूरा कर लिया, 16 17 पढ़ रहे थे तो 16 पूरा हम लोग कर चुके हैं, यस और नो? 16 फिनिश हो गया और उसके बाद में हम लोगों ने 17 के अंदर एंट्री कर ली थी, और 17 के अंदर एंट्री करने के बाद काफी सारी बातें हमने 17 की देख ली थी, बट उन्हें डिटेल में डिस्कस करना अभी बाकी है, तो वही डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है सैलरी में आगे। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, मैं जरा मॉड्यूल भी ओपन कर लूं। मॉड्यूल विजिबल है सबको? नो सर। एक मिनट रुकिए, अभी हो जाएगा वैसे। मॉर्निंग। अरे इसको क्या हो गया? क्या हो रहा है स्क्रीन पे? एक बार इसको बनाओ, हाँ क्लिप बनाओ सर, अब भेजो। क्या हो गया इसको? ऑनलाइन प्लीज एक मिनट रुकिएगा बच्चों। सिंगल जिसका पीपीटी यूज करते हैं, यूज करना अपना, तो मॉड्यूल पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। राइटिंग के लिए जो है ना, यहाँ पे इशू हो रहा है, वो पीपीटी यूज कर रहे थे तो उनका भी इशू हो रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी जा कहाँ रहा है पानी? महीने में 25 लीटर 2 दिन में खर्च नहीं हो रहा तो कहाँ? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक बार छोटा सा रिकैप लेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि सर सेक्शन नंबर बताइए जल्दी, 15 इक्वल्स टू
17 माइनस 16, 15 तो हम कर चुके थे, 16 के अंदर हमने 2 देखे थे, 3 देखे थे, 4 देखे थे। 3 कौन से थे जल्दी बताइए। 1A 2 और 3। मैंने कहा था इसे या तो रोमन में 1A 2 और 3 बोल लो, नहीं तो फिर इसे क्या बोलेंगे IA डबल आई और ट्रिपल आई। जैसे याद रहे वैसे आप कर सकते हो। हमने यहाँ क्या देखा था कि सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी एट द रेट 50,000, और ये मिलेगी कितनी पर एनम, और ये क्या है हमारी फिक्स है या नहीं है सर? ये आपने बताया था 50,000 रुपीज हमारे लिए देखा जाए तो कहने को फिक्स है, बट यहाँ पे हमारे पास जो 50,000 रुपीज आएगा हमें ये कितना देना है, सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर। इसके बाद में हमने दूसरी डिडक्शन कौन सी देखी थी सर? यहाँ हमने देखी थी कौन सी, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली, और तीसरी कौन सी देखी थी, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है सर? ये चार्ज किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ हमने एक चीज देखी थी कि अगर एसएससी ने पे किया है, किसने पे किया है, एसएससी ने पे किया है, तो इसे हम क्या करेंगे सर, डिडक्ट करेंगे, यस और नो। और अगर यहाँ पे किसने पे किया है, एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे जल्दी बताइए। तो पहले इसे क्या करेंगे, ऐड करें इन इनकम, कौन सी इनकम, अंडर हेड सैलरी, और उसके बाद में इसे हम क्या कर देंगे, माइनस डिडक्शन। अब ऐड करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, 17 में, और डिडक्शन देंगे तो कहाँ देंगे, 16 2 में। यहाँ तक याद है या नहीं? यस, कहाँ देंगे, 3 में। तो यही चीजें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वहां पे यही चीज कंफ्यूज करेगी, 1 2 3, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 2, और एकदम से रिप्लाई किसका आया, अपर्णा का, बाकियों का रिप्लाई नहीं आया। तो बाकी जने क्या है, नालायक। सही बात है या नहीं? चलो अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस की हम डिडक्शन देते हैं, ये किसे मिलेगी, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो क्या मिलेगी यहाँ पे डिडक्शन? तो सर आपने कहा था नो डिडक्शन। और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं है, कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी? यस सर। और आपने कहा था यहाँ क्या लगा देंगे, माफ। माफ में मैक्सिमम कितना था, 5,000 पर एनम। सेकंड क्या था, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस। और तीसरा फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताइए। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। क्या मैं इसको कह सकता हूँ 20% का क्या होता है, 20% ऑफ 100। तो ये हमने रिवाइज कर लिया, यस और नो। अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमने ये अलाउंस नाम लिखा है, तो अलाउंस का मतलब हमारे पास इनकम टैक्स में 2 तरीके से निकल आएगा। जब हम सैलरी की बात करेंगे तो अलाउंसेस का मतलब होगा जो एडिशनल बेनिफिट्स इन कैश या फिर बिफोर इंकरिंग एक्सपेंडिचर हमें मिले हैं। बट अगर मैं सैलरी के अलावा कहीं और किसी भी जगह पे इनकम टैक्स में वर्ड यूज करूंगा अलाउंस का, तो इसका मतलब होगा ऐसे एक्सपेंसेस जो सरकार ने अलाउ किए हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो लॉ मेकर ने इनकम टैक्स में अलाउ किए हैं। जैसे मैं अगर पीजीबीपी की बात करूं तो पीजीबीपी के अंदर हम लोग एक्सपेंसेस अलाउड को अलाउंसेस भी बोलते हैं। पीजीबीपी में हम लोग एक्सपेंसेस अलाउड को अलाउंसेस। आप दोनों यहाँ आ जाइए प्लीज, फर्स्ट और सेकंड रो में जगह है, वहां कॉर्नर में बैठ कर टेढ़ी गर्दन करके देखोगे फिर गर्दन दर्द होगी, ठीक है आपको। अच्छा एक मिनट, आप दोनों बच्चों ने होमवर्क किया? एग्रीकल्चर इनकम बेटा सारी क्लासेस अटेंड किया ना? कितनी क्लासेस अटेंड की एग्रीकल्चर इनकम की? लास्ट वाली गई थी, चलो कोई नहीं। हाँ जी मैक, आपने अटेंड किया एग्रीकल्चर इनकम की क्लासेस? नहीं, चलो आप दोनों जने बचे हुए होमवर्क से। अगर आप कहते अटेंड किया तो मैं होमवर्क पुटअप करता, होमवर्क ना किया होता तो अच्छी खासी डांट पिटती। आप लेट हो गए थोड़ा, पहले आए होते तो आपको पता चल जाता कि कैसे यहाँ पे बच्चों को डांट पड़ती है। सही बात है या नहीं? चलिए कोई नहीं। अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। तो बच्चों हमने अभी एक बात की कि अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी के चैप्टर में जब भी मेरे पास वर्ड आएगा कौन सा, अलाउंसेस या अलाउंस, तो मैं इसे क्या मानूंगा, ये क्या है मेरे लिए, एडिशनल
बेनिफिट जो किस में मिला मुझे जल्दी बताइए, इन कैश, मतलब मॉनेटरी फॉर्म, चाहे आफ्टर इंक्रिंग एक्सपेंसेस चाहे बिफोर, जनरली मिलता है बिफोर इंक्रिंग एक्सपेंसेस, जनरली क्या मिलता है ये बिफोर। बट अगर मैं रेस्ट ऑफ इनकम टैक्स की बात करूंगा, किसकी, रेस्ट ऑफ इनकम टैक्स में कौन से आएंगे जल्दी बताइए, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस। यहां अगर मैं वर्ड यूज करूंगा अलाउंस, तो ये अलाउंस का मतलब है डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड अलाउड। अगर मैं बात करूंगा डिसअलाउंस की, तो वो क्या मतलब हो जाएगा, डिडक्शन डिसअलाउड ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड। तो बच्चों ऑनलाइन यहाँ तक सबको बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने सेक्शन नंबर 17 आज स्टार्ट करना है। वैसे मैं कहूँ तो आज हो सकता था 17 हमारा फिनिश हो जाता, बट क्योंकि लास्ट सैटरडे ड्यू टू एजीएम हमारी क्लास नहीं हुई, उससे लास्ट सैटरडे भी एनआईआरसी में कोई मीटिंग प्लेसमेंट थी, तो उस चक्कर में हमारी क्लास नहीं हुई। वरना आज ऐसा भी हो सकता था कि सैलरी की हमारी लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास होती, बट अब हमारी क्लास आगे बढ़ेंगी। जहां तक उम्मीद है नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे की है, वो मॉर्निंग 8:15 या 8:30 स्टार्ट हो जाएगी। तो थर्सडे और सैटरडे वाली जहां तक उम्मीद है हमारी क्लास क्या रहेगी, डबल। तो आप सबसे निवेदन है क्लास मिस मत करना। एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए रखी जा रही है ताकि कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो, वरना ये सिलेबस ऐसा है 900 पेज से ऊपर की किताब है देखोगे तो, और ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सिलेबस है। 2 चीजों को मिला के एक बुक बना रखी है, मतलब 2 सब्जेक्ट्स को मिला के एक सब्जेक्ट। तो हमारी क्लासेस ज्यादा ना लगे या ज्यादा लगेंगी भी एक्स्ट्रा तो वो मैंने बेयर करनी है, बट हमारा कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए, इसीलिए थर्सडे और सैटरडे आपको अभी थोड़ी देर में ग्रुप में मैसेज भी आ जाएगा क्लास ओवर होने के बाद कि हमारी क्लास मॉर्निंग 8:30 स्टार्ट होगी या नहीं, क्योंकि मैं एक बार एनआईआरसी से परमिशन ले लूंगा। अगर होती है तो प्लीज मिस मत करना। अगर आप ये कहोगे कि नहीं हम घर से अटेंड करेंगे, हम नहीं आ रहे, तो उसमें भी आप ही का नुकसान है। आना जरूर है। 2 दिन इस हफ्ते में हमारी क्लास क्या रहेगी, डबल, बट मैं एक बार परमिशन लूंगा पहले। क्लियर है तक? तो उसके बाद हो सकता है हमारा जो सैलरी का टॉपिक है कमिंग सैटरडे को क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। चलिए अब सेक्शन 17 के अंदर हमारे पास जो बातें कर रखी हैं, अभी मैं सेक्शन के 3 सब पॉइंट्स में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। एक हम इसमें पढ़ेंगे अलाउंसेस। क्या पढ़ेंगे? अलाउंसेस का मतलब क्या हो गया, एडिशनल मॉनेटरी कैश बेनिफिट्स। फिर हम पढ़ेंगे क्या, परक्विजिट्स। ये मेरे पास क्या है, एडिशनल मॉनेटरी कैश बेनिफिट्स। और ये क्या है मेरे पास, सर ये भी आपके पास क्या है, एडिशनल बेनिफिट्स इन काइंड। अब काइंड है तो भी यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में ही है कि अगर ये चीज तुमने ली होती, खर्चा होता, तो खर्चा नहीं हुआ तो मान के चलो ये तुम्हारे लिए खर्चा ही है, तुम्हारा बेनिफिट ही है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलेंगे। और एक हम चीज पढ़ेंगे यहाँ पे जिसका नाम है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। एक इसी के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या, एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी में अभी क्लियर कर दूं, जैसे हमने एरियर्स ऑफ रेंट पढ़ा था उसी सेम सेंस पे है कि एनी इंक्रीमेंट इन सैलरी फ्रॉम प्रेजेंट will not be treated as arrears of salary, but any increment in salary with retrospective effect from some past date, मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ बट आज से नहीं, कब से,
with retrospective effect from some past, तो उसे हम क्या नाम देंगे? एरियर ऑफ सेल्फ। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है अलाउंसेस। उम्मीद है, कोशिश है कि अलाउंसेस आज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अलाउंसेस हमारे क्या हैं? एक एक दो दो लाइंस के। सिर्फ एक अलाउंस है बड़ा, जिसका नाम है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है? अब अलाउंसेस जो हमारे पास आएंगे ये फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे? 3। एक होंगे वो अलाउंसेस जो क्या होंगे? फुली टैक्सेबल, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना अलाउंस मिला, कितना खर्च किया, कितना नहीं किया, हमने जितने अलाउंसेस इस कैटेगरी में है उन्हें क्या करना है? 100% टैक्स, मतलब जितनी वैल्यू बता रखे हैं 100% वैल्यू को इनकम अंडर हेड सैलरी डाल के टैक्स कर देना। उसके बाद हमारे पास एक अलाउंस आएगा जिसका नाम होगा फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस। ये ऐसे अलाउंसेस होंगे जो अगर हमें मिले हैं, चाहे हमने कितना मर्जी खर्च किया, हमें मतलब नहीं है, हमने इन अलाउंसेस को क्या कर देना? 100% टैक्स फ्री, मतलब हमें इसे ऐड नहीं करना। और अगर लॉ मेकर ने या एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये XYZ अलाउंस है और वो हमें पता है कि ये एग्जम्प्ट है 100%, और उसने बोला ये इसकी सैलरी का पार्ट है, तो हमने क्या करना है? उस क्वेश्चन में उसमें माइनस करना है। बात समझ आई या नहीं आई? और फिर हमारे पास तीसरे टाइप के अलाउंस आएंगे जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, जैसे हम नाम क्या देते हैं? पार्शली, पार्टली नहीं, पार्शली टैक्सेबल या फिर पार्शली एग्जम्प्ट, एक ही बात है, अलाउंस। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सर आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं प्लीज, मुझे मोबाइल पर देखना पड़ता है। बेटा मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, बट यहाँ पे ना फिर थोड़ा सा इशू ये क्रिएट होता है, अगर मैं बड़ा लिखूंगा तो मेरे पास जो राइटिंग पैड है वो छोटा पड़ जाएगा और मुझे स्क्रीन बार बार बड़ी छोटी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप इस चीज पे फोकस कीजिए प्लीज। आइए जरा आप सब मॉड्यूल के ऊपर। मॉड्यूल विजिबल है सबको? यस और नो? Yes sir. चलिए, अच्छा मैंने सैलरी के अंदर सैलरी को नाम दिया था, याद करो क्या नाम दिया था हमने? सैलरी में क्या बोला था यार? ये PDF में ओपन हुआ है, एक मिनट बच्चों प्लीज रुकना। जो मॉड्यूल विजिबल है आप सबको? यस सर। चलिए एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा पेज नंबर 92 पे आ जाऊँ। भैया मुझे कैसे बोल सकते कि मैं आपको चिढ़ाती हूँ? कैसे बोल सकते हो? कौन सा स्क्रॉल वाला प्रेस कर दो? लग गई होगी, करा दे फ्रैक्चर, लगवा खुद ही रुक गया बेचारा। मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। पहले भी हो गया किसी बैच में, दूसरी बार हो गया ये इशू। क्या हो गया? ओह माय गुडनेस। कितने बच्चों ने क्वेश्चंस वैसे हाउस प्रॉपर्टी के कर लिया ऑनलाइन? प्लीज बता दीजिए जब तक मैं पेज नंबर 92 पे आ रहा हूँ। हो गए सर कंप्लीट सारे कंप्लीट हो गए हैं शिप्रा। आपने बेटा CA के भी पेपर देने हैं, तो CA मॉड्यूल के किए हैं सारे क्वेश्चंस? यस सर, सारे कंप्लीट है वो सारे। उसके क्वेश्चन सारे टाइम पे कर लेना, क्योंकि CA के अंदर आपके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा टफ आते हैं। अरे यार इसको बेटा ये स्क्रॉल से नहीं है, तो वो होगा तभी होगा ना, वहां मैं प्रेस भी तो कर रहा हूँ ना। ये देखो ना, इसको पता नहीं कौन सा भूत सवार है आज। ये देखो
कौन क्या करें इसमें? ये जो आप कर्सर एरो जो है कर्सर के फॉर्म में आ रही है, ये कह रहे हो ना प्रेस करूं? ये लो, कोई नहीं रही कुछ। हो गया हैप्पी बर्थडे? तो रहने दो, मुझे पता है क्या, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। शिप्रा मैं कह रहा था बेटा जितने क्वेश्चंस हैं वहाँ के वो सारे प्लीज फटाफट कर लेना आप भी, ठीक है? सर कर चेक करवाने थे आपसे अभी। हाँ आप एक बार चेक करवा लेना, और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी, और जितने भी सीएस हमारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है वो आप सबको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज स्कैनर्स परचेज कर लीजिए, नए वाले न्यू कोर्स के। जो ओल्ड कोर्स वाले हैं उनके पास ओल्ड कोर्स वाले ही चलेंगे स्कैनर, आपको न्यू कोर्स वाला नहीं करना। जो न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट्स है आप लोग स्कैनर्स परचेज करना, या फिर इंस्टीट्यूट से सजेस्टेड आंसर ले लेना। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, वेबसाइट पे भी अपलोडेड है इंस्टीट्यूट की कुछ, तो वहां से डाउनलोड करके पास्ट 8 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन तो आप सबको करने ही करने हैं। अब ओल्ड कोर्स वाले तो कर लेंगे, क्वेश्चन उठता है न्यू कोर्स वाले कहाँ से करें, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा सीए और सीएमए के, जो कंपैरेटिवली सीएस के क्वेश्चन से थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, थोड़ा सा टफ है, बट वो प्रिपेयर जरूर करने हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा न्यू सिलेबस के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हो गया है। 2018 से पहले ऐसा ही पेपर आता था, तब के भी कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, बट वो सारे क्वेश्चंस आज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि काफी चीजें क्या हो चुकी हैं, चेंज। तो आप लोगों को पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने जरूरी है, ठीक है? यहाँ तक चलिए, आइए जरा आप सब जने पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 पे देखिए। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि बेटा सैलरी को हम लोग एक दो और नाम से जानते हैं, और वो क्या क्या था जल्दी बताइए। रेम्यूनरेशन, इसके अलावा क्या नाम लिया था हमने? वेजेस। और मैंने आपको कहा था कि बेटा ये जितनी भी वर्ड हम यहाँ बता रहे हैं इनकम टैक्स में डिफाइंड नहीं है, तो इसी के बेसिस पे हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि बाकी जगह पे क्या लिख रखा है। यहीं पे हमने एक चीज देखी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और एक हमने देखा था क्या, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कहाँ पे आएगा, सैलरी में या अदर सोर्सेज में या पीजीबीपी में? सैलरी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो ये कहाँ आएगा सर, या तो ये पीजीबीपी या अदर सोर्सेज, यस और नो? तो ये याद रखना सब कुछ। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अलाउंसेस की। अलाउंसेस एक बार फिर मुझे बता दीजिए आप लोग क्या होते हैं? सर ये ऐसा फिक्स्ड अमाउंट होता है मनी का जो कैश में दिया जाता है जनरली बिफोर इंकरिंग एक्सपेंसेस, और जब भी ये दिया जाता है ये जनरली फिक्स होता है ऑन द बेसिस ऑन नेम ऑफ द एक्सपेंस, और ये जनरली पीरियोडिकली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? पीरियोडिकली। तो देखिए क्या कहता है अलाउंस। Allowance is defined as a fixed amount of money given periodically in addition to salary for the purpose of meeting some specific requirements connected with the service rendered by the employee or by way of compensation for some unusual conditions of employment. अगर मैं इतनी लाइन पढ़ूं तो इतनी लाइन पे तो हम पहले भी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि सर जब भी अलाउंस दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा किस पर्पस के लिए। एक हमने अलाउंस का नाम पढ़ा था डीए, ये देखो लिखा भी हुआ है, ये सोनो। ये हमने क्या पढ़ा था, ये दिया जाता सर टू मीट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये सोनो। तो ऐसे ही अगर जो मैंने सर्विसेज दी वो कुछ ऐसी कंडीशंस में दे दी जो अनयूजुअल थी। अनयूजुअल मतलब मैं अपनी सर्विसेज दे रहा था दिल्ली में, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि बेटा जाओ हमारी एक नई कंपनी हमने स्टार्ट की है, नया प्लांट लगाया, और वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। मैं वहां चला गया और इन्होंने मेरे को वहां पे हिली एरियाज में भेज दिया। पहले तो जाकर मैं बहुत खुश हुआ कि बताओ ऊंची ऊंची वादियां, बट बाद में वहां जाके मुझे प्रॉब्लम होने लग गई। किसकी? सांस की, अकेलेपन की नहीं, किसकी? सांस की। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि भैया यहाँ तो बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है, कहाँ फेंक दिया तुमने मुझे? तो वो मुझे कहता बेटा घबरा मत, मैं तुझे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा मैं कोई पेशेंट हूँ? कहता घबरा मत, मैं तुझे हिली एरिया अलाउंस दूंगा। क्या दूंगा? मैंने कहा हिली एरिया अलाउंस का मैं अचार डालूंगा? कह रहा घबरा मत, मैं तुझे हिली एरिया अलाउंस के साथ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी दूंगा।
मैंने कहा मैं इसका क्या करूंगा। फिर ऐसे लगाते लगाते, क्योंकि उन्हें पता है ऐसी जगहों पे एम्प्लॉय ज्यादा काम नहीं करते, तो अगर जाते हैं तो उन्हें क्या देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स। ऐसे अगर मुझे ऐसे एरिया में डाल दिया जो बिल्कुल ही बैकवर्ड था, वहां पे लोग आज भी पुराने जमाने के हैं, उनको मोबाइल फोन पता ही नहीं क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि टाई क्या होती है, उनको पता ही नहीं शर्ट पैंट क्या होती है। इन शॉर्ट वो क्या है, आदिवासी। मुझे ट्राइबल एरिया में भेज दिया काम करने के लिए कि जाओ सुधार करो। मैं क्या ट्राइबल लोगों के साथ रह सकता हूँ? एक ही शर्त पे, जब मेरे पास क्या आएगा, एक्स्ट्रा पैसा। तो लॉ मेकर क्या कहता है, हम आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस देंगे। अदिति कह रही है मैं जाऊंगी, क्या देंगे, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ऐसे ही अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा तू मेरा सबसे अच्छा प्यारा बच्चा है, बेटा बैठ के और काम कर, तो मैं क्या कहूंगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ बट मैं पागल बच्चा नहीं हूँ, मुझे एक्स्ट्रा काम करवाना है तो कुछ एक्स्ट्रा भी पे करो। तो मुझे क्या मिलेगा वहां, एक्स्ट्रा काम करने का ओवर टाइम अलाउंस। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के अलाउंस मिलते हैं। लेट्स से अदिति जिस कंपनी में काम करती है, वहां पे इनके एम्प्लॉयर ने देखा कि अदिति किसी चीज से डरती नहीं है, अदिति किसी चीज से डरती नहीं है। उन्होंने कहा अदिति को हम ऐसे एरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पे खूब दंगे फसाद होते हैं। इन शॉर्ट बॉर्डर एरिया पे इनको डाल दिया, तो वहां पे इन्हें क्या दिया जाएगा, अब नाम से तो सेफ्टी है बट बॉर्डर एरिया अलाउंस, क्या नाम दिया जाएगा। ऐसे ही लेट्स से मेघा एक कंपनी में गई, वो माइनिंग में थी, इसमें थी माइनिंग, कोल माइनिंग के बिजनेस में थी। इनकी कंपनी ने इनको कहा कि मिस कंपनी सेक्रेटरी प्लीज जाइए, ऑडिट करके आइए लेबर का और एनवायरनमेंट का हमारे इन प्लांट्स में। अब जिस जगह पे ये गई वहां पे ये कोल माइन में चली गई, क्या इनको सांस आएगी ढंग से? तो अब ये ऐसी जगह पे चलेगी जो इनके लिए कंफर्टेबल नहीं थी, तो उस जगह पे भी इनको अलाउंस दिए जाएंगे। बात समझ आई या नहीं? अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो अलाउंसेस दिए जाएंगे ये किस नेचर के दिए जाएंगे? सर ये उनके नाम से पता चलेगा। मेजॉरिटी ऑफ अलाउंसेस जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे वो क्या होंगे, पार्टली टैक्सेबल। पार्टली का दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, पार्शली टैक्सेबल या पार्शली एग्जाम्प्ट अलाउंस। कुछ अलाउंस ऐसे होंगे जो हम देखेंगे नाम से ही हमें बता रखा हो क्या है, फुली एग्जाम्प्ट, और कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, फुली टैक्सेबल, जैसे ओवर टाइम अलाउंस और डीए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके बाद में मैंने आपको सारे अलाउंसेस क्या बोले थे, पढ़कर आने हैं। पढ़कर आयो? हाँ मिस सनिम पढ़कर आए? हाँ जी बेटा पढ़कर आयो? मैं पढ़कर आयो? क्यों, आप तो आए थे लास्ट क्लास में। हाँ पढ़ा था, समझ नहीं आया वो बात की बात है, क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं, बट पढ़ा है, रीड किया था। हाँ मेघा ये कर लिया रीड, होमवर्क नहीं हुआ मगर। हाँ बेटा चलिए रीड किया था, चलो बढ़िया। अब इसी में आगे बढ़ेंगे और एक एक करके अलाउंस का नाम पढ़ेंगे। जो हमारे पास पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचआरए। क्या है, एचआरए। इसको बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन आपने एक बार प्रैक्टिस करना है और उस क्वेश्चन को घर जाके कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करना है। हम लोगों ने याद है पे स्केल पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट। पे स्केल में मैंने सैलरी एक बार चेंज करवाई थी, ये सुनो। साल में अगर महंगाई दर बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है मेरा एम्प्लॉयर सैलरी बढ़ाए ना बढ़ाए, डीए 2-3 बार बढ़ा दे। तो ऐसा भी हो सकता है साल में डीए 1-2 बार बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है साल के बीच में किराया बदल जाए। किराया बदल गया तो हाउस रेंट जो अलाउंस मेरे को किराया देने के लिए घर का पहले से जो पैसा मिला वो भी बदल जाएगा। ये सुनो, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब एक होमवर्क मैंने दिया था कि अलाउंस टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर फुली एग्जाम्प्ट। मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों का रिप्लाई आया है, और वो दोनों कौन है बताओ? दोनों नालायक बच्चे हैं हमारे बैच के, दोनों का नाम ए से स्टार्ट होता है, अदिति वर्मा एंड अदिति मित्र। मैं ये हैरान हूँ भैया, बाकी भी सीखो ना इससे। हाँ, या फिर मैं इसके ऊपर वो जो गाना था आमिर खान के भतीजे का, कौन सा था, क्या नाम था हीरो का, मैं भूल गया, इमरान खान था, कौन था, अदिति वाला। हाँ, कभी कभी तो अदिति बेचारी पढ़कर आती है, सीखो इससे कुछ। हाँ मुझे पता है आप हमेशा पढ़ के आते हो, आई एम सॉरी। हाँ पार्टी करने गए, हाँ ठीक है ना, एग्जाम वाले दिन भी ऐसा कुछ होगा कहना। हाँ हाँ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, इतनी दूर मेरी आंखें इतनी तेज नहीं है कि दिख जाए। चलो जी आ जाओ वापस।
देखो बच्चों, यहाँ पे अब कुछ चीजें हैं, ये डिटेल में डिस्कस करनी है और ये नाम आपको याद रखने हैं। पहले ही आपको नाम याद रखने हैं जितने भी मैं आज करवाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसे क्या बताऊंगा, एब्रीविएशंस जो हम लोग बनाते हैं क्लास। एक नोट है, ये नोट को मार्क करना है। कह रहा है अगर एसएससी ने ऑप्ट किया कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, then the SSC is not eligible to claim exemption from any of the allowances except, मतलब अगर 115 BAC, अच्छा बच्चों एक चीज याद रखना, हमारे एग्जाम कब है, दिसंबर 23, हमारे लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है, 2022। तो हमारे लिए जो 115 BAC है, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, ऑप्शनल स्कीम ऑफ टैक्सेशन या फिर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। बट यही अगर हमारे एग्जाम कब हो गए, जून 24 या मई 24 CA के केस में, तो हमारा जो फाइनेंस एक्ट है ये चेंज हो जाएगा, कौन सा लग जाएगा, 23। फाइनेंस एक्ट 23 में जो 115 BAC है, इसे हम ऑप्शनल स्कीम ऑफ टैक्स या कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स नहीं बोल रहे, इसे हम वहां पे डिफॉल्ट सिस्टम ऑफ टैक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डिफॉल्ट रेट ऑफ टैक्स। और जो आज हमारे पास डिफॉल्ट रेट ऑफ टैक्स है, उसे वहां पे हम ऑप्शनल बोल रहे हैं, क्योंकि 2023 के फाइनेंस एक्ट से सरकार ने 7 लाख तक इनकम क्या कर दी है, एग्जाम। तो हमारे लिए अभी वो एप्लीकेबल नहीं है। वो कब एप्लीकेबल है, अगर हम एग्जाम देंगे जून में या दिसंबर में 24 के। बात समझ आई या नहीं आई? सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं और ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स में पास होना गारंटी है पेपर में, ग्रुप क्रैक करना, ग्रुप क्लियर करना गारंटी नहीं है। तो ये आज से ही दिमाग में बिठा लो, मेहनत आपने अभी भी 100% करनी है और अपना 100% देना है, मगर रिजल्ट किसके हाथ में है, ICSI के। तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का रह भी जाता है ग्रुप, तो वहां पे मायूस नहीं होना। मेरा 5 बार आता फाइनल, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, अभी नहीं, जो इससे पहले 9 बार पेपर में फेल होके उन्होंने क्रैक किया। तो नो वन आस्क का प्रोफेशनल कि आपने कितने अटेम्प्ट में पास किया है। तो ये चीज मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे ऐसी बातें, छोटी मोटी बातें मानी जाती है। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? तो आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप सब तो दिसंबर का पेपर दे रहे हो, कुछ आपके दोस्त आपको ऐसे टकरे हैं जो कौन सा पेपर दे रहे होंगे, जून का। आप उनको बोलो कि भैया ये तो ऑप्शनल रेट ऑफ टैक्स है, वो बोलेंगे नहीं ये तो डिफॉल्ट रेट ऑफ टैक्स है। तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। वो पढ़ रहे हैं जून 24 के हिसाब से, और टैक्स लॉस का एक ऐसा पेपर है जो हर साल बदलता है। हर साल फाइनेंस एक्ट चेंज होगा, हर साल हमें भी नया पढ़ना पड़ता है, आपको भी नया पढ़ना पड़ता है, और हमें पढ़ाना भी नया पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में 115 BAC क्या हो गया, डिफॉल्ट। और जो अभी हमारे पास डिफॉल्ट है वो वहां पे क्या हो गया, ऑप्शनल। यहाँ पे क्लियर है बात या नहीं? चलो जी, कह रहा है अभी के लिए अगर आपने 115 BAC चूज किया है, आपको किसी भी अलाउंस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। क्या कह रहा है, किसी भी अलाउंस में एग्जम्पशन एक्सेप्ट दीज। पहला क्या है, डेली। दूसरा क्या है, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ और डम। अब ये अलाउंस क्या है क्या नहीं है, इनके नाम को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट इन अलाउंसेस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अभी बताऊंगा, वो याद रखनी है, क्योंकि उनके बेस पे एग्जामिनर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में गेम घुमा देता है और उन्हीं के बेस पे एमसीक्यूज भी बनते हैं। और एमसीक्यूज याद रखना, हमारे पास पहले होता था नॉर्मल आते थे, अब हमारे पास नॉर्मल के साथ में केस स्टडी बेस्ड भी आएंगे। केस स्टडी बेस्ड मतलब एक कहानी बना के दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा ABCD। ये CS में भी है और CA में भी ऐसा हो रहा है। तो जो शिप्रा है बेटा, आपके दोनों पेपर्स हैं, तो आपको भी केस स्टडी बेस्ड पे एमसीक्यूज पढ़ने हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, देखिए जरा बेटा क्या होता है। सबसे पहला अलाउंस जो हमारे पास है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर, उसका नाम क्या है, डियरनेस अलाउंस। शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, डी है। ये अलाउंस दिया जाता है बहुत ही कॉमन पर्पस के लिए कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई दर बढ़ेगा। जैसे अभी टमाटर 200 रुपए किलो पहुंच गए थे, तो हफ्ते 2 हफ्ते का इन्फ्लेशन नहीं माना जाता।
ये रेगुलर रहेगा, थोड़ा टाइम बढ़ता रहेगा और खर्चा ज्यादा होता जाएगा, कमाई कम होती जाएगी, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपने पास रखने के लिए, मेरे को बड़े ध्यान से इस लॉजिक को समझना, जितने भी अलाउंसेस, परक्विजिट्स या रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमने पढ़ने हैं, ये सारे एक किस्म से लालच दी जा रही है एम्प्लॉय को। ये सारे बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को? लालच। एक एम्प्लॉयर क्यों प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट? क्योंकि उसे पता है अगर मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, कोई दूसरा एम्प्लॉयर आएगा या बिजनेसमैन आएगा, वो मेरे एम्प्लॉय को 50 रुपए ज्यादा दे के तोड़ के ले जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है मेरा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, सही बात है क्या नहीं, या फिर वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो अपने बलबूते पे कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। और एम्प्लॉय जो होते हैं ज्यादातर मिडिल क्लास होते हैं, उन्हें रोकने का यही तरीका है कि भैया उन्हें क्या दे दिया जाए? एक लालच। अब अलाउंस के लालच में वो मेरे पास रुका रहेगा, चल यार एक्स्ट्रा आ तो रहे परक्विजिट, और वो रिटायरमेंट तक मेरे पास रुका रहेगा कि यार कम से कम आफ्टर रिटायरमेंट मेरे फ्यूचर तो सिक्योर है, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा पेंशन या ग्रेचुइटी के फॉर्म में, यस और नो। तो ये सारी चीजें क्या है? एक तरीके से लालच जो दी जा रही है एम्प्लॉय को अपने पास रोक के रखने के लिए, और ये उतना ही ज्यादा दिया जाता है जितने एम्प्लॉय की वर्थ होती है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है जनरल है, उसको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, बट ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू है कंपनी में, वो वैल्यू इस तरीके से कि वो कंपनी के हाथ में एक एसेट है, तो उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा? ज्यादा लालच दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, एडिशनल बेनिफिट्स, परक्विजिट। जैसे कंपनीज के अंदर जो बड़े एम्प्लॉयज होते हैं, बड़े एम्प्लॉयज मतलब हायर पोजीशन पे, उनको कार प्रोवाइड की जाती है, कार फैसिलिटी, उनको फॉरेन टूर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? कि भैया हमें पता है आप कैपेबल हो, अगर आप हमारे पास काम नहीं करोगे, आप जाके कोई बिजनेस करोगे, इतना पैसा कमा लोगे कि ये चीजें अपनी खरीद लोगे, बट हम आपको वो कुछ करने नहीं देंगे। हम आपको ये आसानी से लालच दे देंगे कि आपके दिमाग में वो ख्याल आए भी तो दूर हो जाए कि मुझे अपनी मर्सिडीज लेने के लिए कम से कम 5 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ मुझे फ्री फंड में मिल रही है। बात समझ आई या नहीं आई सबको? ऑनलाइन फीस बताइए। यस सर। तो अब इसी बेस पे इसको पढ़ना पूरा। अलाउंस में सबसे पहला है डीए, और डीए को हम एक और नाम देते हैं एडिशनल डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे। ये मैं लास्ट क्लास में भी बता कर गया था कि इसको डियरनेस पे भी बोला जाता है, यस और नो। अब यहाँ पे जब भी मुझे अलाउंस दिया जाएगा ना डीए, तो मेरे को डीए ऐड करना है किसमें? इनकम अंडर हेड सैलरी में। बट मेरे पास एक और चीज दी जाएगी क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, जिसे ऐसे लिखा जाएगा, या तो डीए परसेंटेज, या फिर डीए ब्रैकेट, या फिर डीए ब्रैकेट में परसेंटेज, या फिर डीए फॉर्मिंग पार्ट। तो अगर कभी भी मेरे को डीए के बाद में, मेरा मेन डीए तो ये वाला है, कौन सा वाला? ये वाला जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। बट अगर मेरे को ऐसा डीए दे रखा है क्वेश्चन में अलग से, तो बच्चों याद रखना ये डीए मेरे को कैलकुलेशन में काम आएगा। किसमें काम आएगा? जब भी मैं परक्विजिट्स के वैल्यू या अलाउंसेस के वैल्यू, जहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, या रिटायरमेंट बेनिफिट्स की वैल्यू निकालूंगा, तो वहां पे मेरे को ये डीए काम आएगा। तो कैसे आएगा कैसे नहीं, इसे अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। क्या कहता है देखिए, दिस इज अ वेरी कॉमन अलाउंस दीज डेज ऑन अकाउंट ऑफ हाई प्राइसेस। बच्चों हाई प्राइसेस का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। अब ना आगे हम देखेंगे दो नाम और, एक तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलाउंस, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखते हैं। तो वो दोनों अलग हैं, ये अलग है। ये दिया जाता है किस पर्पस के लिए? कि पूरी जगह पे इन्फ्लेशन आ रहा है तो सबको दिया जा रहा है। सिटी कंपनसेटरी उसी को दिया जाएगा जिसकी सिटी चेंज हो रही है, वो सबको, बट ये सबको दिया जाएगा। बट अगर महंगाई दर हमने देखा बढ़ रहा है और हमने डीए बढ़ा दिया या डीए देना शुरू कर दिया और हमें 6 महीने बाद पता चला कि जी महंगाई दर और बढ़ गई, अब क्या किया जाएगा? तो लॉ मेकर कहता है यहाँ पे हम क्या दे देंगे? एडिशनल डीए इज ऑल्सो गिवन। तो मेरे पास जितना भी डीए और एडिशनल डीए बताया जाएगा, ये मुझे अपनी सैलरी के अंदर डालना है और ये फुली टैक्सेबल होगा, इसमें 1 रुपया भी मेरा माफ नहीं होगा। तो सर कैसे बताएंगे हम सैलरी के अंदर की टैक्स होगा? तो बच्चों मैं एक फॉर्मेट अभी बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, प्लीज ध्यान दीजिएगा।
हमारे पास जो फॉर्मेट बनेगा सैलरी का, अब ये पूरा फॉर्मेट नहीं है, ये जिस भी पेज पे आप फॉर्मेट बनाओगे पहले पेज से बनाओगे तो इसके नीचे कुछ मत लिखना, क्योंकि इसको हम पूरे आने वाली 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, इनकम अंडर हेड सैलरीज, यस और नो। इसको मैं अंडर हेड की जगह ये भी लिख सकता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी, यस और नो। अब जो भी आ रहा है लेट्स से ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, मेरा असेसमेंट ईयर 22-23 है या 23-24 है, जल्दी बताइए। 23-24। यहाँ क्या आएगा सबसे पहले मेरे पास पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अमाउंट। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ये सुनो। सबसे पहले जो मेरे पास सैलरी के अंदर चीज आएगी वो क्या आएगी, बेसिक सैलरी। क्या आएगी, बेसिक सैलरी, या फिर मैं ऐसा नाम दूंगा दूसरा क्या, बेसिक पे। ये मेरे पास मंथली भी बता सकती होगी, एनुअली भी बताई जा सकती है। मेरे पास 6 महीने की बताई है तो वो मेरी क्या है, पार्ट टाइम जॉब। बट अगर सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट था तो वो जाएगी कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सैलरी। इसके बाद जो मेरी दूसरी चीज आएगी यहाँ पर वो क्या आएगी, डीएनएस अलाउंस। अब यार डीएनएस अलाउंस को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीए। डीएनएस अलाउंस के अंदर क्या क्या आएगा, डीए भी आ सकता है, एडिशनल डीए भी आ सकता है, ठीक है। और अगर इसको डीपी बोला गया तो डीपी भी आएगा। बट डीपी सिर्फ ऑल्टरनेटिव नेम। डीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डियरनेस पे, नॉट डिस्प्ले पिक्चर। क्लियर है यहाँ तक, ये बताना जरूरी है क्योंकि आजकल बच्चे बहुत महान हो गए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पे वो कहते हैं हमने बहुत दिन से अपनी डीपी चेंज नहीं की। सही बात है या नहीं, संयम तो बेचारा करते रहता है, सही बात है संयम या नहीं। नहीं, होमवर्क आ गया घर से, होमवर्क आ गया, कॉल तो आ गया, होमवर्क आया, अच्छा चलो कोई। तो ये हमने डीए निकाला और डीए को हमने क्या कर देना है यहाँ पे ऐड। तो एक चीज तो पता चल गई कि सर जितना भी डीए आएगा ये क्या होगा, मेरा फुली टैक्सेबल। सर अगर मेरे पास डीए आपने जो बताया ब्रैकेट वाला दे रखा है तो उसको क्या मैं यहाँ लिखूंगा, नहीं। डीए जो ब्रैकेट वाला बता रखा होगा वो इसी का पार्ट होगा। मतलब लेट्स से क्वेश्चन ने मुझे कह दिया डीए कॉमा, या डीए बता दिया 10,000 पर मंथ, और फिर कह दिया 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो बेटा याद रखने 10,000 पर मंथ मतलब इंटू 12 1,20,000 यहाँ आएगा। और जो ये 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है ना, ये लिख मत लेना भी फॉर्मेट में, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये 20% मेरा यूज होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कैसे कहाँ आएगा वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, किस जगह पे कितना ऐड होगा वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताओ। इसके बाद में जो बेसिक चीज है अगर क्वेश्चन में मुझे दी गई तो वो तो आनी है, बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे जैसे जैसे आएंगे। जो इसके बाद चीज आएगी वो क्या आएगी, बोनस। क्या आएगा, जितना भी बोनस मुझे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मिला है क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा टैक्सेबल। इसके बाद में जो मेरे पास चीज आएगी वो आएगी क्या, कमीशन। और कमीशन में मेरे पास क्या होगी, 100% टैक्सेबल। कमीशन 2 टाइप की होती है, एक होती है टर्नओवर बेस्ड कि इस साल हमने इतना टर्नओवर अचीव किया तो हम आपको इतना % कमीशन देंगे सारे एम्प्लॉइज को, और एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड कि इस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो इसको तो हम एडिशनल बेनिफिट देंगे। तो जितना भी मिला वो हमारा क्या होगा, फुली टैक्सेबल। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई, तो ये भी मेरा फुली टैक्सेबल है और ये भी मेरा क्या है, फुली टैक्सेबल। मेरे पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स में डीए के अलावा जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी वाला था, कई जगह पे कमीशन भी आएगी। और जब भी कमीशन आएगी तो ये वहां पे मेरे पास कमीशन परसेंटेज बेसिस पे आएगी। इस पे आएगी परसेंटेज। अगर परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चन में कुछ बता रखा होगा तो उससे मैं रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में डालूंगा। कैसे डालूंगा कैसे नहीं वो आने वाले टाइम में। बट यहाँ तक ये फॉर्मेट समझ आया। ये फॉर्मेट के लिए आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ 2 पेज छोड़ने हैं।
और दोनों पेजेस पे जिस पेज से स्टार्ट कर रहे हो उसके नीचे और अगले पेज पे कुछ भी नोटिंग नहीं करनी है। ये जैसे जैसे सैलरी का चैप्टर खत्म होगा वैसे वैसे ही फॉर्मेट हम कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि अभी इसके नीचे बहुत सारे नाम आएंगे। और यहाँ तक क्लियर है बच्चों या नहीं? ऑनलाइन प्लीज बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आइए जरा क्या कहता है। समटाइम्स इट इज गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड समटाइम्स विदाउट इट। तो बच्चों ये जो लाइन बता रहा है ना यहाँ पे, मैं एक बार आपको यहाँ कलर चेंज करके पेन का अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे अब मैं मार्क कर रहा हूँ ना, समटाइम्स से लेके इट इज गिवन अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड समटाइम्स विदाउट इट। विदाउट इट तो समझ गए, जो ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला है ना, ये आपको कुछ एडिशनल बात नहीं कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है। ये डीए परसेंटेज या डीए ब्रैकेट या डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये लाइन इसकी बात कर रही है। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं? यस और नो? अब कैसे इसका Yes, भी sir. यूज करना है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। कहता है व्हेन इट इज गिवन अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट it is included in salary for the purpose of determining exemption limits of HRA, recognized provident fund, gratuity and value of RFA, rent-free house, and is also taken into account for the purpose of retirement benefits. तो बच्चों ये जो रेड वाला है ये क्या बात कर रहा है? सर ये बात कर रहा है DA ब्रैकेट की। हमने याद किससे रखना है इसको? डीए ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है द पार्ट ऑफ डीए विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब जो आज मक्खी बहुत तंग कर रही है, जो ये रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्म करेगा पार्ट, क्या बच्चों ये मेरा कहीं यूज होगा? यस सर, ये कैलकुलेशन में यूज होगा while determining exemption value under HRA perquisites, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसमें यहाँ पे इन्होंने रेंट फ्री हाउस लिख रखा है, ये पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा, 1 घंटे का टॉपिक है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बट ये सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पास कितना है कितना नहीं है? तो लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डीए आपको मिला, क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? डीए मिला आपको 10,000 पर मंथ, और आगे पूरी कहानी बता के या तो यहीं पर नेक्स्ट लाइन या फिर 5-6 लाइनों बाद जस्ट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने कह दिया 20%, 50%, 30% एज अ केस में भी फॉर्मिंग पार्ट, बस। तो मेरे को डीए के बाद, अगर डीए के बाद कोई भी परसेंटेज की वैल्यू बता दी